नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल ला स्टडीज विथ आशु पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में 2022 के जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट को देखेंगे जो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णित किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए विस्तार से एक एक जजमेंट को देखते हैं। पहला मामला है महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन बनाम दिलीप उत्तम जयभाय न्यायमूर्तिगण M.R. शाह और जस्टिस नागरत्ना। देख सकते हैं 2022 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी आपराधिक विचारण में बरी होने का अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कोई असर या प्रासंगिकता नहीं होगी। न्यायालय ने माना कि दोनों मामलों में सबूत के मानक अलग अलग हैं, क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्यों के साथ साथ संचालित होती है। बेंच ने औद्योगिक न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को खारिज करते हुए कहा कि जिसने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को ड्राइवर को बहाल करने का निर्देश दिया था, जिसकी सेवाओं को अनुशासनात्मक जांच के बाद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस तरह अगला मामला देखते हैं। राजेंद्र भगत बनाम झारखंड राज्य न्यायमूर्तिगण जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक व्यक्ति की सजा को रद्द करते हुए कहा कि जब वैवाहिक विवादों के वास्तविक समाधान हो तो IPC की धारा 498A की सजा को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, आप इस केस को नोट डाउन करते रहें, जैसे आप दोहराने में आसानी होगी। ठीक, अगला मामला देखते हैं। तीसरा, गया भाई दिगंबर पुरी बनाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर न्यायमूर्तिगण है जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस CT रवि कुमार। देख सकते हैं 2020 का मामला है जो 2022 में डिसाइड किया गया जनवरी माह में। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जमीन के अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति के कब्जे से वंचित किया जाता है तो उसे तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए। ठीक है, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति जमीन के कब्जा रखने की तारीख से भुगतान की तारीख तक मुआवजे की राशि पर ब्याज पाने का हकदार होगा। ठीक है, अगला मामला देखते हैं। 4, भादर राम बनाम जस्सा राम न्यायमूर्तिगण जस्टिस AS शाह और जस्टिस AS बोपन्ना। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति को उसके मूल राज्य के संबंध में जिसका वह अस्थायी या समान रूप से निवासी है, किसी अन्य राज्य में उसके प्रवास पर उस राज्य के संबंध में उसे ऐसा नागरिक नहीं माना जा सकता। ठीक है, 5वां मामला देखते हैं। महेंद्र बनाम मध्य प्रदेश सरकार न्यायमूर्तिगण जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस अभय अशोका। 2022 का मामला जनवरी माह में। न्यायालय ने कहा कि गैर कानूनी रूप से जमा होने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि सदस्यों की संख्या 5 या इससे अधिक होनी चाहिए। यहाँ बता दें आपको IPC 141 जो विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करता है। 5 व्यक्तियों की एसेंशियल है कि 5 व्यक्ति ही होने पर विधि विरुद्ध जमाव को बताया गया है। वही यहाँ 149 में कहा जा रहा है कि 149 के तहत 5 से कम व्यक्तियों को तभी आरोपित किया जा सकता है यदि अभियोजन पक्ष के पास यह मामला है कि न्यायालय के समक्ष गैर कानूनी जमावड़ा वाले व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक है, जिनमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पहचान नहीं की गई है और वे निहत्थे हैं। ठीक है, इस प्रकार इस केस में कहा जा सकता है कि 5 व्यक्ति से कम वाले व्यक्ति को भी जितने अगर 4 व्यक्ति हैं तो उस धारा के तहत दंडित होंगे। यहाँ एक चीज़ और बता दें, कभी भी IPC की धारा 149 को पढ़ें तो रीड विथ 34 को साथ जरूर पढ़ें, क्योंकि 34 में कॉमन इंटेंशन की बात की गई है। इसी तरह
149 में कॉमन ऑब्जेक्ट कह लीजिए या हिंदी में सामान्य उद्देश्य। ठीक है, अगला मामला देखते हैं, छठवां। किशन भाई नाथू भाई घुटिया और अन्य बनाम माननीय प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश और अन्य न्यायमूर्तिगण जस्टिस GS पटेल और जस्टिस माधव जामदार JJ 2022 का मामला। इस मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक अवकाश को मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इस केस को नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके सभी केस महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल जरूर होगा। अगला मामला देखते हैं, सातवां। फादर P जॉर्ज पेन्निया बनाम पुलिस निरीक्षक न्यायमूर्तिगण जस्टिस G स्वामीनाथन। ठीक है, ये 2021 का मामला है जो जनवरी माह 2022 में निर्णित किया गया। कोर्ट ने कहा, इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि भारत माता भूमा देवी के खिलाफ प्रयोग किए गए आपत्तिजनक शब्द IPC की धारा 295A के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अपराध आकर्षित करता है। ठीक है, अगला मामला देखते हैं, आठवां। राम रतन बनाम मध्य प्रदेश रमन्ना जस्टिस NB बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली 2022 का मामला। इस मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि IPC की धारा 397 के अवयवों को पूरा करने पीड़ित के मन में भय पैदा करने के लिए उसे दिखाना ही पर्याप्त होगा। ठीक है, इस मामले में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम माननीय जस्टिस NB रमन्ना और जस्टिस बोपन्ना और हिमा कोहली, इन्होंने कहा कि 397 के तहत जो अपराध गठित होती है उसमें ये जरूरी नहीं कि जो अपराधी जिस उद्देश्य के लिए हथियार का प्रयोग कर रहा है वो उस उद्देश्य को पूर्ति करे। ये कहा गया, पीड़ित के मन में उसके हथियार लेने से या जो कार्य कर रहा है पीड़ित के मन में भय पैदा करने के लिए दिखाना ही पर्याप्त होगा। ठीक है, अगला मामला देखते हैं। पूनम सेठी बनाम संजय सेठी न्यायमूर्तिगण जस्टिस बिपिन सांधी जस्टिस संपीत सिंह 2021 मामला। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक पिता अपनी अविवाहित बेटियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ठीक है, और उनकी शिक्षा, शादी के खर्चे आदि जो भी होगी उनकी देखभाल करना उसका कर्तव्य और दायित्व है। बेंच ने आगे कहा कि कन्यादान एक हिंदू पिता का एक गंभीर और पवित्र दायित्व है जिससे वह पीछे नहीं आ सकता। न्यायालय ने पिता को अपनी 2 बेटियों की शादी के खर्चे के लिए 34 लाख और 50 लाख भुगतान करने का निर्देश दिया। ठीक है, 9वां मामला। 10वां मामला देखते हैं, संतोष सिंह बनाम अमिता सिंह न्यायमूर्तिगण जस्टिस गौतम भंडारी जस्टिस रजनी दुबे। इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित करते हुए कहा कि यह परित्याग का मामला है। ठीक है, क्योंकि उसकी पत्नी ने वैवाहिक घर वापस लौटने के शुभ मुहूर्त के आड़ में 10 वर्ष तक अपने मायके में रहना जारी रखा और ससुराल वापस आने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पति हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13B के तहत तलाक की डिग्री प्राप्त करने का हकदार है। ठीक है, संतोष सिंह बनाम अमिता सिंह के मामले में ये 13B जो बताता है, जब क्लास 1 पढ़ेंगे 13B के 1, तो उसमें बताया गया है कि 1 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति, कोई पक्षकार मतलब स्त्री हो या पुरुष, 1 वर्ष से अधिक बिना किसी कारण से अलग रह रही है तो तलाक लेने का आधार होगा। ठीक है, अगला मामला 11। मीरा बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक तिरुवेंत्रियूर पुलिस स्टेशन चेन्नई द्वारा आपराधिक अपील संख्या 3131 न्यायमूर्तिगण जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस नागरत्ना।
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि जब एक महिला दूसरी महिला के विरुद्ध क्रूरता करती है तो वह अधिक गंभीर अपराध होता है। आईपीसी की धारा 498 के तहत सास के द्वारा पति के विदेश रहने के दौरान बहू पर की गई क्रूरता की सजा के लिए दोषी माना गया। ठीक है, अगला मामला देखते हैं 12। मध्य प्रदेश सरकार बनाम जोगेंद्र। न्यायमूर्तिगण जस्टिस NB रमन्ना, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि घर के निर्माण हेतु मांगे गए रुपए आईपीसी की धारा 304B दहेज की मांग के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। इस मामले में देख सकते हैं, जैसे घर के निर्माण के लिए अगर पैसा मांगा गया है तो 304B दहेज की मांग के प्रावधान के अंतर्गत मानेगा। अब ये विवाह की उद्देश्यों को देखेगा, क्या ये विवाह उसी बीच हो रही है या किसी 1 साल पहले है कि 2 साल बाद है, ये तथ्य का प्रश्न है। ये कोर्ट का अपने विवेक पे देखेगी। ठीक है, अगला मामला देखते हैं 13। ICICI बैंक लिमिटेड बनाम रश्मि शर्मा। न्यायमूर्तिगण अमित बंसल। 2022 का मामला। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि व्हाट्सएप के माध्यम से संबंध की तस्वीर भेजना न्यायिक प्रणाली का अतिक्रमण नहीं है। ठीक है, अगला मामला है 14। शोभा देवी बनाम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य। न्यायमूर्तिगण पुष्पेंद्र सिंह भाटी। 2022। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि यह धारणा कि विवाहित बेटी पिता के घर का हिस्सा नहीं बल्कि पति के घर की हिस्सा है, ये पुरानी मानसिकता है। ठीक, और न्यायालय ने कहा कि मृतक कर्मचारी की विवाहित बेटी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रितों की परिभाषा के अंतर्गत आती है। न्यायालय ने आगे कहा कि यहाँ बता दें आपको, आश्रितों की परिभाषा ये हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 21 में आश्रितों की परिभाषा को बताया गया है। कौन कौन आएंगे इसमें, आगे देखते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि विवाहित और अविवाहित बेटे बेटियों के मध्य कोई भी भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन होगा। ठीक, शोभा देवी बनाम जोधपुर के केस में कहा गया। आगे देखते हैं आज का अंतिम केस, दीपक शर्मा बनाम हरियाणा सरकार। न्यायमूर्तिगण इंदिरा बनर्जी और JK महेश्वरी। 2022 मामला। ठीक है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से आभूषणों को अपने पास रखना आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता की परिभाषा में नहीं आ सकता। ठीक है, इसमें आप पुराने ज़माने में देखे जानते होंगे आप लोग भी, अपने बहू की जो आभूषण होती थी या कीमती जो सामान होती थी वो सास या जो भी गार्जियन घर की और लेडीज होती हैं वो उसको अपने पास सुरक्षित या कहीं अच्छे ऐसे जगह पे छुपा देती हैं कि कोई ना पाए और उस सुरक्षित रहे। तो इस केस में ये कहा गया कि दीपक शर्मा बनाम हरियाणा सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आभूषणों को अपने पास रखना आईपीसी की धारा 498 के तहत ये नहीं कहा सकता कि क्रूरता है, क्रूरता की परिधि में नहीं रखा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आज के 15 मामले हम लोग, यह था आज का वीडियो जो कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट को हम लोगों ने देखे। आशा करता हूँ कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में माध्यम से ज़रूर बताएं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आप आगे भी और केसेज हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अपने और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का आदर करें, छोटों का सम्मान करें। जय हिंद, नमस्कार।